Good day to all. Myself, Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ ग्रेप्स। ये टॉपिक एमएससी सेमेस्टर 3 पेपर 14 का टॉपिक है। व्हाट इज़ डाउनी मिल्ड्यू? Downy mildews are primarily foliage blights. They attack and spread rapidly in young, tender green leaf, twig, and fruit tissues. They develop and are severe when a film of water is present on the plant tissues and the relative humidity in the air is high. During cool or warm but not periods, downy mildews can severe losses in short periods of time. डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ जो है वो फॉलिएज ब्लाइट है, यानी पत्तियों में होने वाली ब्लाइटनेस है। और ये जो रोग है ये युवा पत्तियों, शाखाओं व फलों में तेज़ी से फैलता है। अगर प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर वाटर की फिल्म है यानी वाटर लेयर है तो इस रोग की सीवियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी हाई है तो भी ये रोग तेज़ी से उत्पन्न होता है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप अकर्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, ऑल्दो द पैथोजन इज नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका वेयर it attacks native grapevines. It does not affect them very seriously. Downy mildew affects the leaves, fruit, and shoots of grapevine. Occurrence of downy mildew. The disease is known to occur under humid conditions in Europe and in eastern half of USA, Asia, Australia, South America. In India, the disease is common in Maharashtra and Karnataka. Downy mildew is highly destructive disease of grapevine in all grape growing areas of the world where there is spring and summer rainfall at temperatures above 10 degrees Celsius. It causes losses through killing of leaf tissues and defoliation, through production of low quality, unsightly or entirely destroyed grapes, and through weakening, dwarfing, and killing of young shoots. When the weather is favorable and no protection against the disease is provided, downy mildew can easily destroy 50 to 75% of the crop in one season. डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के कारण जो लीफ टिश्यू हैं वो डेड हो जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं और जो फ्रूट्स हैं यानी ग्रेप्स की जो पैदावार है वो भी काफ़ी कम हो जाती है और पौधों की जो ब्रांचेस हैं उनमें वो वीकनिंग और ड्वार्फिंग दिखाई देती है। अगर वेदर फेवरेबल होता है और कोई भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लिया जाता है तो यह इस डिज़ीज़ के कारण जो क्रॉप है वो 50 to 75% तक नष्ट हो सकती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप इज़ प्लाज्मोपारा विटिकोला। यह ओमाइसीटीज क्लास ऑर्डर पेरेनोस्पोरेस फैमिली पेरेनोस्पोरेसी का मेंबर है। प्लाज्मोपारा विटिकोला का जो माइसीलियम है उसका डायमीटर 1 to 60 माइक्रोमीटर है। बिकॉज द हाइफी टेक द शेप ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यूज़। और इसके जो होस्टोरिया हैं वो ग्लोबो शेप के होते हैं जो होस्ट सेल से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं। प्लाज्मोपारा विटिकोला द ग्रेप डाउनी मिल्ड्यू पैथोजन सीन अंडर ए हाई पावर माइक्रोस्कोप, थिक वॉल्ड oospores, branch sporangiophores bearing terminal and lemon shaped sporangia। अगर हम ग्रेप की लीफ में से उसका ट्रांसफर सेक्शन या उससे पैथोजन को अलग करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इसमें स्पोरेंजियोफोर दिखाई देते हैं जो कि ब्रांच्ड हैं
और प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर की ब्रांच पे लेमन शेप के स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं जो कि पोजीशन में टर्मिनल होते हैं। स्पोरेंजिया के थ्रू जो फंजाई है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सिम्टम्स ऑफ डाउनी मिल्ड्यू डिजीज: leaves, infected leaves develop yellowish green and translucent oily lesion on their upper surfaces. As lesions expand, affected area turn brown, necrotic or mottled. जो प्लाज्मोपारा से जो इन्फेक्टेड ग्रेप की जो पत्तियां हैं उन पर सबसे पहले पीले हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में ट्रांसल्यूसेंट ऑयली लीजन्स में बदल जाते हैं, और ये जो धब्बे हैं ये अपर सरफेस पर होते हैं। उसके बाद ये लीजन्स जो है एक्सपेंड होते हैं और धीरे धीरे जो ये एरिया है वो येलोइश ग्रीन से ब्राउन कलर का हो जाता है और इसके जो टिश्यूज़ हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी नेक्रोटिक हो जाता है, उनमें नेक्रोसिस हो जाता है। द corresponding underleaf surface sporulation of the pathogen, a delicate, dense, white to greyish cottony growth occurs. इसी लीफ की जो लोअर सरफेस है उस पर जो धब्बे दिखाई देते हैं वो घने सफ़ेद से ग्रे कलर के और रुई नुमा अपीरेंस के होते हैं। ये जो अपीरेंस है ये स्पोरेंजियोफोर के कारण दिखाई देती है। The lesions may be so numerous on the upper leaf surface and they merge to cover a large portion of the leaf. Infected tissue gradually becomes reddish brown to dark brown, irregular and brittle. और धीरे धीरे जो ये अपर लीफ के पार्ट पर जो धब्बे हैं ये धीरे धीरे रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं और लीफ जो है वो ब्रिटल हो जाती है। पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण जो शूट्स और टेंड्रिल्स पे क्या सिम्टम दिखाई देता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सिम्टम्स अपीयर एज वाटर सॉक्ड शाइनी डिप्रेशन ऑन विच ए डेंस ग्रोथ ऑफ whitish mildew appears. When young shoots, petioles, tendrils or cluster stems are infected, they often become distorted, thickened or curled. प्लाज्मोपारा पैथोजन के कारण जो ग्रेप्स हो जो कि होस्ट प्लांट है फंगस के लिए, उसके जो यंग शूट पार्ट है, यंग शूट, पिटियोल्स और टेंड्रिल्स और स्टेम, ये इन्फेक्शन के कारण विकृत हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और इनमें कर्लिंग पाई जाती है, यानी ये मुड़ जाते हैं। तो शूट्स और टेंड्रिल्स में हमें इस प्रकार का सिम्टम दिखाई देता है। फ्रूट्स में हमें क्या सिम्टम दिखाई देगा डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ में? 2 periods of fruit infection may occur during a growing season. The first is when the berries are about the size of small peas. If infected at this stage, the young fruit turns light brown and soft, shatters easily, and in damp weather is frequently covered with a white downy growth of the pathogen. फ्रूट्स के अंदर जो बेरीज हैं उनका जब उनका साइज काफ़ी मटर के नुमा होता है तो इस स्टेज पर जो यंग फ्रूट है वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है और उस पर जो है हमें वाइट डाउनी ग्रोथ दिखाई देती है। When the nights become cooler in the late summer and early autumn, a second infection period may develop. उसके बाद जैसे ही रात ठंडी होने लगती है लेट समर में तो सेकंड इन्फेक्शन हमें फ्रूट्स में दिखाई देता है। Berries infected at this time generally do not soften or form the downy mildew growth. इस स्टेज में हमको बेरीज में मिल्ड्यू ग्रोथ नहीं दिखाई देती। Disease cycle of downy mildew. The fungus overwinters in affected leaves on the ground and possibly in diseased shoot. The overwintering spores germinate in the spring and produces a different type of spores. These sporangia are spread by wind and splashing rain. When plant parts are covered with a film of moisture,
The sporangia release small swimming spores called zoospores. Zoospores, which also are spread by splashing rain, germinate by producing a germ tube that enters the leaf through stomata on the lower leaf surface. The optimum temperature for disease development is 64 to 76 degree Fahrenheit और 18 to 25 डिग्री सेल्सियस। स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होते हैं और स्पोर्स का निर्माण करते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया हैं ये विंड और रेन के थ्रू फैलती हैं। स्पोरेंजियम जो है जर्मिनेशन के द्वारा जू स्पोर्स का निर्माण करती हैं और जो जू स्पोर्स हैं वे बारिश के द्वारा जर्म ट्यूब बनाकर होस्ट के स्टोमेटा से होते हुए लीफ में प्रवेश करती हैं और माइसीलियम का निर्माण करती हैं। डिजीज़ के विकास के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। द डिजीज़ कैन टॉलरेट ए मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस एंड ए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। Once inside the plant, the fungus grows and spreads through tissues. इन्फेक्शन जो है 7 से 12 दिनों के बीच हमें लीजन्स के रूप में दिखाई देता है और हाई ह्यूमिडिटी होने पर और टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने पर जो फंगस है वो ग्रो करती है और ग्रो करके ये ब्रांच्ड ट्री लाइक स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करती है जो कि लोअर लीफ सरफेस पर दिखाई देते हैं। स्पोरेंजिया जो हैं वो उनकी पोजीशन टर्मिनल होती है, यानी जो स्पोरेंजियोफोर हैं उसकी ब्रांच पे के जो टिप्स हैं उन पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। इन स्मॉल स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया के कारण ही पत्तियों की लोअर सरफेस पे हमें रुईनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। रुई की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसी को ही डाउनी मिल्डू ग्रोथ कहते हैं। स्पोरेंजिया कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शंस एंड आर स्प्रेड बाय रेन। ये जो स्पोरेंजिया हैं ये रेन के द्वारा फैलकर जो हेल्दी प्लांट्स हैं ग्रेप्स के उनको भी इन्फेक्ट करते हैं और ये इन्फेक्शन कहलाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसमें पिक्चर में पूरा डिजीज साइकिल दे रखा है कि जो लीफ, अगर हम ग्रेप की जो लीफ है उसका क्रॉस सेक्शन काटें, टीएस काटें, तो उसमें हमको फंगस के स्पोर्स दिखाई देते हैं। जैसे ही उस स्पोर्स को मॉइस्चर मिलता है तो ये जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होकर जू स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये जू स्पोर्स जो हैं ससेप्टिबल टिश्यूज़ पे पहुंचते हैं और जर्म ट्यूब के द्वारा ये ग्रेप्स के जो टिश्यूज़ हैं उनमें स्टोमेटा के द्वारा प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करते हैं जो कि ट्री लाइक दिखाई देता है, यानी पेड़ की तरह दिखाई देता है। इसी का इसमें देख रहे हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इनके टिप पर हमें लेमन शेप के स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। इसी के कारण जो लीफ की जो अपर सरफेस है उस पर तो माइसीलियम की वजह से हमको नेक्रोटिक एरियाज दिखाई देते हैं, जबकि लीफ की लोअर सरफेस पर हमको डाउनी ग्रोथ दिखाई देती है जो कि रुईनुमा होती है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। द पैथोजन ओवरविंटर्स एज oospores in dead leaf lesions and shoots and in certain areas as mycelium in infected but not killed twigs. During rainy periods in the spring, the oospores germinate to produce a sporangium. The sporangium or its zoospores are transported by wind or water to the wet leaves near the ground, which they infect through stomata of the lower surface. Leaf hairs provide a basic protection barrier against the downy mildew pathogen, but in varieties lacking additional or different defense strategies, it is overcome.
तो डिजीज का डेवलपमेंट कैसे होगा कि जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन होकर वो स्पोरेंजिया बनाएंगे, स्पोरेंजियोफोर बनाएंगे। स्पोरेंजियोफोर से स्पोरेंजियम का निर्माण होगा और इन स्पोरेंजियम में डिविजन्स के द्वारा जू स्पोर्स का निर्माण होता है। और ये जू स्पोर्स ही जो हैं विंड और वाटर के थ्रू पौधे के अन्य भागों में स्टोमेटा के थ्रू जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। डिजीज़ कंट्रोल, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं। Several American grape varieties show considerable resistance to downy mildew, but most European varieties are quite susceptible. जो अमेरिकन ग्रेप वैराइटीज़ हैं वो तो डाउनी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंस दर्शाती हैं, लेकिन जो यूरोपियन वैराइटीज़ हैं वो आंशिक रूप से ससेप्टिबल या संवेदी होती हैं रोग के प्रति। इवन द रिलेटिवली रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हाउएवर रिक्वायर प्रोटेक्शन थ्रू केमिकल्स। हालांकि रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो हैं उनमें भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। डाउनी मिल्ड्यू इज़ कंपैरेटिवली इजी टू कंट्रोल। फॉलिएज एंड फ्रूट आर केप्ट प्रोटेक्टेड बाय फंजीसाइड स्प्रे। फंजीसाइड के स्प्रे के द्वारा हम डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपरली स्पेस वाइन्स एंड चूज ए प्लांटिंग साइट वेयर द वाइन्स विल बी एक्सपोज टू ऑल डे सन एंड गुड एयर सर्कुलेशन। कीप द वाइन्स ऑफ द ग्राउंड एंड प्रॉपरली टाइड। डिजीज़ ज़्यादा ना फैले इसके लिए जो वाइन्स हैं, जो बेलें हैं अंगूर की, उनको ऑल डे सन में एक्सपोज होना चाहिए, वहाँ पे हवा का आवागमन अच्छा हो। और जो वाइन्स हैं वो ग्राउंड से दूर होनी चाहिए और प्रॉपरली बंधी होनी चाहिए। स्पेस वाइन्स प्रॉपरली इन द रो, और जो वाइन की जो रोज़ हैं उनमें स्पेस होना चाहिए ताकि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। टू इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन कंट्रोल वीड्स एंड टॉल ग्रासेस इन द वाइन यार्ड एंड सराउंडिंग एरियाज। और जितनी भी वीड्स हैं वाइन के चारों ओर वो हटा देनी चाहिए। सैनिटेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और सैनिटेशन के लिए जो डेड लीव्स हैं और बेरीज हैं उनको हटा देना चाहिए। When pruning, select only strong, healthy, well-colored canes of the previous year's growth. और pruning proper करनी चाहिए। इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड्स का भी जो इस्तेमाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिन फंजीसाइड्स का इसके लिए यूज़ किया जाता है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो बेसिकली कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स होते हैं, जैसे कि बॉर्डियक्स मिक्सचर। ये जो है काफ़ी हद तक इस डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है वो ब्लूमिंग के 7 से 10 दिन के अंतराल पे करना चाहिए और डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इसका स्प्रे करना चाहिए। So this is all about downy mildew of grapes. Thank you for listening me.